हेलो डेवलपर्स। तो आज का वीडियो बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है क्योंकि हम ऑपरेटर्स कॉन्सेप्ट को इस वीडियो में कवर करने वाले हैं। हर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में कॉन्सेप्ट होता है। अगर आपको ऑपरेटर्स नहीं आ रहा है और आप डायरेक्टली कोडिंग लिखना स्टार्ट कर रहे हैं तो आप बहुत बड़ी गलती कर रहे हैं, क्योंकि अगर आप ऑपरेटर को सही तरीके से नहीं सीखते हैं तो कोई भी आप लॉजिक को बिल्ड नहीं कर सकते, कोई भी कोड आप लिख नहीं सकते। क्योंकि अगर आपको कंडीशंस लिखनी है, आपको लूप चलाना है, या फिर आपको फंक्शन में कोड लिखना है, या फिर आप कोई भी फाइल को हैंडल कर रहे हो, या फिर आप ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग में कोड लिख रहे हो, सारे के सारे पर्टिकुलर जितने भी इंपॉर्टेंट जो लॉजिक बिल्डिंग के टॉपिक्स होते हैं, वहाँ पे ऑपरेटर्स का यूज़ होता है। अगर आप ऑपरेटर्स को नहीं समझ रहे हैं, तो सबसे बड़ी गलती आप कर रहे हो। अगर आपको को ऑपरेटर समझ में नहीं आया है, तो ये कंप्लीट पर्टिकुलर वीडियो मैंने बनाया है, सिर्फ़ और सिर्फ़ ऑपरेटर्स को समझने के लिए। इसमें सारे के सारे टाइप्स कवर होंगे, तो वीडियो को कंप्लीटली देखिएगा। अगर आप चैनल पे नए हैं, तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक कीजिएगा, शेयर करिएगा और कमेंट करके बताइए आप कहाँ से इस वीडियो को देख रहे हैं। तो चलिए समझते हैं कि ऑपरेटर्स क्या है। तो ये एक अगर सिंपल लैंग्वेज में अगर आप चीज़ों को समझेंगे, तो ये एक सिंबल है और कुछ पर्टिकुलर कीवर्ड्स का कलेक्शन है। अब इसको क्यों यूज़ किया जाता है? जभी भी आप कुछ कोड को लिखना चाह रहे हैं, तो वहाँ पे क्या होता है, आपको कुछ पर्टिकुलर कोड से कुछ आपको रन कराना होता है, यानी कि आपको कैलकुलेशन करानी है, आपको डेटा स्टोर कराना है, आपको कंडीशंस लिखनी है, आपको लूप चलाना है। तो वहाँ पे क्या होता है, आपको कुछ सिंबल्स यूज़ करने पड़ते हैं, वहाँ पे कुछ आपको कीवर्ड्स यूज़ करने पड़ते हैं, जब जाके आपका कोड चलता है। तभी आपके प्रोग्राम को समझ में आएगा कि आप इस पर्टिकुलर कोड से क्या आउटपुट को निकलवाना चाहते हैं। इसीलिए ऑपरेटर्स इंपॉर्टेंट होते हैं। यहाँ पे आप डेफिनिशन में देख सकते हो, इट इज़ अ सिंबल एंड कलेक्शन ऑफ सम कीवर्ड्स दैट इंस्ट्रक्ट द कंप्यूटर टू परफॉर्म डिफरेंट टाइप्स ऑफ वर्क, और यू कैन से टास्क और ऑपरेशंस। तो यहाँ पे क्या होता है कि हर पर्टिकुलर ऑपरेटर का टास्क डिफरेंट होता है। समझ लीजिए कि एक प्लस नाम से एक ऑपरेटर है, तो वो पर्टिकुलर ऑपरेटर डिफरेंट काम करेगा, प्लस इक्वल्स टू डिफरेंट काम करेगा। ऐसा नहीं है कि प्लस का जो काम है, प्लस इक्वल्स का भी वही काम है। अगर आप 2 पर्टिकुलर ऑपरेटर लेते हो और आप डाटा से अगर आप कुछ ऑपरेशंस कराना चाहेंगे, तो 2 के 2 पर्टिकुलर ऑपरेटर से आपको डिफरेंट रिजल्ट्स जनरेट होंगे। तो इसीलिए ऑपरेटर समझना बहुत ही इंपॉर्टेंट है कि कब आपको कौन-सा ऑपरेटर यूज़ करना है। ऑपरेटर सिर्फ एक ही काम के लिए नहीं होता है कि सिर्फ आपने एडिशन कर लिया, सब्ट्रैक्शन कर लिया, नहीं। आपको कुछ डेटा असाइन कराना है, डा डेटा असाइन करते वक़्त कुछ कैलकुलेशंस करनी है, आपको कोई एक फ़ॉर्मूला बनाना है, आपको कहीं पे कुछ कंडीशंस रन करानी है, या फिर आपको कुछ रिस्ट्रिक्शंस ऐड करानी है। तो इन जगहों पर क्या होता है, ऑपरेटर्स का यूज़ बहुत ही इंपॉर्टेंट हो जाता है। इसीलिए सारे के सारे ऑपरेटर्स आपको याद रहने चाहिए। कब तक आपको ऑपरेटर्स याद रहने चाहिए? जब तक आपका इंटरव्यू कंप्लीट नहीं होता है, तब तक आपको ऑपरेटर्स याद रहने चाहिए। ठीक है? बाद में आप कॉपी पेस्ट कर ले सकते हैं आप। तो समझते हैं कि कितने तरीके के ऑपरेटर्स हैं। तो 7 इंपॉर्टेंट ऑपरेटर्स हैं: अरिथमेटिक ऑपरेटर, असाइनमेंट ऑपरेटर, कंपैरिजन ऑपरेटर, लॉजिकल ऑपरेटर, आइडेंटिटी ऑपरेटर, उसके बाद आता है मेंबरशिप ऑपरेटर, फिर आता है आपका बिटवाइज़ ऑपरेटर। ठीक है? समझते हैं वन बाय वन कि किस ऑपरेटर का यूज़ क्या है। ठीक है? क्योंकि उस जब आपको मालूम होगा कि किस पर्टिकुलर ऑपरेटर का काम क्या होता है, तभी आप उस ऑपरेटर को यूज़ कर सकेंगे, राइट? तो अरिथमेटिक ऑपरेटर का काम होता है कैलकुलेशंस कराने का, मैथमेटिकल कैलकुलेशंस, जहाँ पे प्लस हो गया, माइनस हो गया, मल्टिप्लिकेशन हो गया, इक्वल हो गया, डिवीजन हो गया। इसके अलावा डबल एस्टेरिस्क सिंबल भी है, डबल डिवीजन सिंबल भी है और मॉड्यूलस। इसको किस तरीके से यूज़ करेंगे, हम प्रैक्टिकल कोडिंग में देखेंगे, ठीक है? उसके बाद आता है असाइनमेंट ऑपरेटर। जभी भी आपको डेटा स्टोर कराना है, डायरेक्टली स्टोर कराना है, या फिर कुछ कैलकुलेशन के साथ आपको डेटा को स्टोर कराना है, जब आपका असाइनमेंट ऑपरेटर यूज़ होता है। नेक्स्ट आता है आपका कंपैरिजन ऑपरेटर। दूसरे प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में इसको, जैसा अगर आप सी लैंग्वेज से आ रहे हैं, जावा से आ रहे हैं, तो वहाँ पे इसको रिलेशनल ऑपरेटर कहते हैं, लेकिन हम पाइथन में इसको कंपैरिजन ऑपरेटर कहते हैं। तो जभी भी आपको कोई इफ एल्स कंडीशन लिखनी होती है, वहाँ पर कंपैरिजन ऑपरेटर को हम यूज़ करते हैं। जैसे कि आपको लेस देन सिंबल है, ग्रेटर देन सिंबल है, लेस देन इक्वल्स टू है, ग्रेटर देन इक्वल्स टू है, डबल इक्वल्स टू है, यानी कुछ आपको कंपेयर करना है, या फिर कंपेयर में अगर आप नॉट इक्वल चेक करना चाहते हैं, तो ये सारे के सारे क्या होंगे, आपके कंपैरिजन ऑपरेटर्स में आएँगे। इसके अलावा आपके पास लॉजिकल ऑपरेटर है। जब आपके पास एक से ज़्यादा कंडीशन आ जाती है और आपको चेक करना होता है कि अगर ये 2 कंडीशन लग गई तो क्या रिजल्ट होगा? अगर 3 कंडीशंस हो गई तो मुझे क्या रिजल्ट निकलवाना है? तब आपका लॉजिकल ऑपरेटर इंपॉर्टेंट हो जाता है। यहाँ पे आता है आपका एंड, और नॉट। इसको किस तरीके से यूज़ करेंगे, आगे देखते हैं वन बाय वन, ठीक है? नेक्स्ट आता है आपका आइडेंटिटी ऑपरेटर। कोई भी एक पर्टिकुलर वैल्यू किसी वेरिएबल्स के अंदर अगर स्टोर है और आपको चेक करना है कि ये जो पर्टिकुलर डेटा है, ये इस पर्टिकुलर वेरिएबल से बिलॉन्ग करता है या नहीं है, तब उसको आइडेंटिटी ऑपरेटर कहेंगे। तो आइडेंटिटी ऑपरेटर कब यूज़ होगा? जब कोई यूनिक, यानी एक वेरिएबल है, एक ही डाटा है, तभी आइडेंटिटी ऑपरेटर यूज़ होगा। जैसे कि यहाँ पे यूज़ करेंगे हम इज़ और इज़ नॉट, ठीक है? नेक्स्ट आता है आपका मेंबरशिप ऑपरेटर। अब एक वेरिएबल के अंदर बहुत सारा डेटा है, जैसे कि एक क्लास है, उसके अंदर बहुत सारे स्टूडेंट्स हैं, और आपको चेक करना है कि ये पर्टिकुलर स्टूडेंट उस पर्टिकुलर क्लास का है या नहीं है। तो जब मेंबरशिप ऑपरेटर का यूज़ होगा, ठीक है? तो मेंबरशिप ऑपरेटर कब यूज़ होगा? जब आपके पास एक से ज़्यादा पर्टिकुलर डेटा एक ही वेरिएबल के अंदर स्टोर हो, तभी जाके आपका मेंबरशिप ऑपरेटर यूज़ होगा, ठीक है? तो यहाँ पे हम यूज़ करेंगे इन और नॉट इन ऑपरेटर। नेक्स्ट आपका आता है बिटवाइज़ ऑपरेटर। बिटवाइज़ ऑपरेटर कब यूज़ होगा? जब आपको कोई भी बाइनरी कैलकुलेशंस करनी है। मोस्टली ये जो इलेक्ट्रिकल कंपोनेंट के जो एप्लीकेशंस होते हैं, वहाँ पे इसका यूज़ होता है। इसलिए ज़्यादा अगर आपको सॉफ्टवेयर एप्लीकेशन डेवलपमेंट से उतना यूज़ नहीं होता है, लेकिन बाइनरी ऑपरेशंस पे जहाँ भी वर्क होता है, वहाँ पे बिटवाइज़ ऑपरेटर वेरी इंपॉर्टेंट हो जाता है। यहाँ पे आपका आता है एंड ऑपरेटर, और ऑपरेटर, एक्सऑर ऑपरेटर, नॉट ऑपरेटर, लेफ्ट शिफ्ट, राइट शिफ्ट। इसको किस तरीके से यूज़ करेंगे, प्रैक्टिकल के ज़रिए से समझते हैं। चलिए प्रैक्टिकल करते हैं फर्स्ट।
आपका अरिथमेटिक ऑपरेटर। तो यहाँ पे हम 2 वेरिएबल्स को ले लेते हैं, a इक्वल्स टू 10, b इक्वल्स टू 2 और एक वेरिएबल ले लेता हूँ मैं c इक्वल्स टू 4 और यहाँ पे कुछ कैलकुलेशंस करके देखते हैं। यहाँ पे ले लेते हैं a प्लस b, तो ये डेफिनिटली ये एडिशन हो जाएगा। अगर यहाँ पे मैं a माइनस b लिख देता हूँ तो ये सब्ट्रैक्शन हो जाएगा। इसी तरीके से यहाँ पे मैं a मल्टीप्लिकेशन b, तो ये मल्टीप्लिकेशन हो जाएगा। अब यहाँ पे डिफरेंस देखते हैं a डबल एस्टेरिक का। तो डबल एस्टेरिक कब यूज़ करेंगे? कोई भी आप पावर ऑफ द वैल्यू निकालना चाहते हो, पावर ऑफ द वैल्यू। एग्जाम्पल के ज़रिए समझते हैं, 2 पावर ऑफ 3, 2 दी पावर ऑफ 3, 2 दी पावर ऑफ 4, इस तरह के वैल्यूज़ आपको निकालने हैं। तो a टू दी पावर ऑफ b मतलब a की वैल्यू क्या है 10, 10 दी पावर ऑफ 2 मतलब कि 10 इंटू 2 मतलब के नेक्स्ट 10 इंटू 10 100 हो गया इसका। इसी तरीके से एग्जाम्पल्स के ज़रिए समझता है, 2 दी पावर ऑफ 3 तो क्या हो जाएगा 8 हो जाएगा। इसी तरीके से 2 दी पावर ऑफ 4 मतलब 2 को 4 टाइम्स, 8 के बाद क्या आएगा 8 इंटू 2 16, इस तरीके से। क्लियर? कुछ कन्फ्यूजन है, डाउट है तो कमेंट कीजिएगा। नेक्स्ट समझते हैं कि डबल डिवीजन का सिंबल का कहाँ यूज़ होता है। अभी हमने एक सिंगल डिवीजन लिया था, तो यहाँ पे a डिवाइडेड बाई c में यहाँ पे लेता हूँ मैं, तो यहाँ पे हमको 2.5 यहाँ पे आंसर आ रहा है। लेकिन अगर मैं डबल डिवीजन सिंबल लेता हूँ तो ये जो डेसिमल वैल्यू है वो रिमूव हो जाती है। ये कहाँ पे यूज़ करते हैं? बहुत सारे आपने शॉपिंग मॉल्स में देखा होगा कि जब कैश में आप पे करते हैं तो वहाँ पे क्या होता है कि आपको जो राउंड फिगर की वैल्यू दी जाती है, जो पैसा होता है जैसे कि 75 पैसा हो गया, 10 पैसा, 20 पैसा, वो रिमूव्ड हो जाता है। सिर्फ आपको राउंड फिगर वैल्यू दी जाती है। ठीक है? तो यहाँ डबल डिवीजन का सिंबल का भी वही यूज़ होता है कि अगर 2.5 आया तो 0.5 रिमूव हो जाएगा, आपका आंसर आएगा सिर्फ 2। ठीक है? तो अगर आप सिंगल डिवीजन लेते हैं तो विद डेसिमल वैल्यू आएगी और डबल डिवीजन लेते हो तो विदाउट डेसिमल वैल्यू आपका रिजल्ट जनरेट होगा। क्लियर? नेक्स्ट आता है आपका मॉड्यूलस सिंबल। मॉड्यूलस सिंबल का डिफरेंस क्या होता है कि जब भी आपको कोई रिमाइंडर बचता है, जब आप डिवीजन करते हो कोई भी, तो जब रिमाइंडर वैल्यू बचती है, यानी कि अगर आपने 4 को 10 से डिवाइड करा, 4 इंटू 2 8, 10 माइनस 8 कितना हो गया? 2 रिमाइंडर वैल्यू बच गया, तो यहाँ पे आपका आंसर आ जाएगा 2। लेकिन अगर आप कोई रिमाइंडर नहीं है, जैसा कि आप 10 डिवाइडेड बाई 2 कर रहे हो, 2 इंटू 5 10, जैसे आप a मॉड्यूलस ऑफ b, तो यहाँ पे कोई रिमाइंडर वैल्यू नहीं होगी, 10 10 0 हो जाएगा, तो यहाँ पे आपका रिजल्ट आ जाएगा 0। जब आपके पास कोई रिमाइंडर वैल्यू बचती है तभी मॉड्यूलस में आपको दिखाएगा, अगर रिमाइंडर वैल्यू नहीं है तो मॉड्यूलस में 0 बताएगा। क्लियर? अगर कुछ डाउट है तो आप कमेंट जरूर कीजिएगा। नेक्स्ट असाइनमेंट ऑपरेटर। अब इसका यूज क्या क्या होता है असाइनमेंट ऑपरेटर का? जब भी कोई भी आप डेटा को स्टोर कर रहे हो, जैसा कि अब a इक्वल्स टू 10 हो गया, मतलब कि 10 क्या हो गया? a के अंदर असाइन हो चुका है, इसी को बोलते हैं असाइनमेंट ऑपरेटर। अब आप क्या कर रहे हो, समझ लीजिए कि आपने इस तरीके से ले लिया b इक्वल्स टू a, मतलब आपने a का डेटा क्या कर दिया? b के अंदर स्टोर कर दिया, तो b की वैल्यू क्या हो गई? 10 हो गई। b की वैल्यू क्या हो गया? अब 10 हो चुकी है अभी। अगर मैं इस तरीके से लिखूं b प्लस इक्वल्स टू a, तो अब इसका मतलब क्या है कि b के अंदर ऑलरेडी एक वैल्यू है, लेकिन आप क्या कर रहे हो? b के अंदर जो वैल्यू है फिर से a की वैल्यू को उसके अंदर एडिशन करके स्टोर कर रहे हो आप। b के अंदर क्या वैल्यू है? 10, तो 10 प्लस 10, तो आपका इसका रिजल्ट क्या आ जाएगा? इसका रिजल्ट आ जाएगा 20, क्योंकि 10 ऑलरेडी था, 10 प्लस 10। फिर से एग्जांपल के जरिए से आपको मैं समझाता हूं। यहाँ पे अगर मैंने यहाँ पे लिख दिया b प्लस इक्वल्स टू 5, तो अब b की वैल्यू क्या हो जाएगी? b की ऑलरेडी वैल्यू क्या है? 20 है, 20 प्लस 5, तो आंसर आ जाएगा 25। क्लियर गाइस? कुछ डाउट है आपको तो कमेंट जरूर कीजिएगा। कमेंट, अगर आपको डाउट नहीं है, समझ में आ रहा है आपको लेक्चर, तभी भी कमेंट करिएगा। नेक्स्ट आता है आपका माइनस सिंबल, b माइनस इक्वल्स टू 5। अब b की वैल्यू क्या हो गई? अब यहाँ पे कर लेते हैं प्रिंट b, तो यहाँ पे 20 हो गई क्योंकि हमने माइनस कर दिया। इसी तरीके से b मल्टीप्लीकेशन इक्वल्स टू a कर लेते हैं, a से मल्टीप्लाई कर लेते हैं, क्योंकि 20 इंटू 10, तो अब क्या हो जाएगी b की वैल्यू? अब 20 इंटू 10 मतलब के 200 होगी। इसी तरीके से आप कोई भी कैलकुलेशंस को यहाँ पे कर सकते हो। नेक्स्ट आता है कंपैरिजन ऑपरेटर। कंपैरिजन ऑपरेटर का यूज़ कहाँ है? जहाँ कभी भी आप जब कंडीशंस लिखते हो, तो जब आपका कंपैरिजन ऑपरेटर्स यूज़ होता है, जैसा कि आपने लेस देन लिया, ग्रेटर देन लिया, डबल इक्वल्स टू, तो यहाँ पे कंपेयर करके देखते हैं। मैं यहाँ पे लिखता हूँ अभी a की वैल्यू जो है, एक मतलब मैं चेक कर लेता हूँ कि a b c के वैल्यूज़ क्या है। ठीक है? तो a की वैल्यू है 10, b की वैल्यू है 200 और c की वैल्यू है 4। अब अगर मैं यहाँ पे लिखूँ a इज इक्वल्स टू b, तो क्या हो जाएगा? यहाँ पे फॉल्स आएगा। फॉल्स क्यों आ रहा है? क्योंकि a और b दोनों के वैल्यूज़ अलग है। अगर मैं इस तरीके से लिखूँ a इज नॉट इक्वल्स टू b, तो यहाँ पे ट्रू आएगा, क्योंकि दोनों के वैल्यूज़ अलग है, यानी कि ये कंडीशन करेक्ट हो चुकी है। इसी तरीके से जब आप लिखते हैं a ग्रेटर देन b, तो आपको फॉल्स आ रहा है। इसी तरीके से आप लिखते हो a लेस देन b, तो आपको ट्रू आ रहा है। ठीक है? अब यहाँ पे क्या करते हैं, एक और वेरिएबल ले लेते हैं d इक्वल्स टू 10। ठीक है? और यहाँ पे हम क्या करेंगे? डबल कंडीशन लिखेंगे, मतलब क्या करें? यहाँ पे लिखेंगे a ग्रेटर देन इक्वल्स टू b, तो अब यहाँ पे दो चीजें चेक होगी, या तो वो ग्रेटर देन होना चाहिए या तो वो इक्वल होना चाहिए। यहाँ पे मैं d ले रहा हूँ। ठीक है? तो अब यहाँ पे इक्वल है, ग्रेटर देन नहीं है, इक्वल है, इसलिए यहाँ पे ट्रू प्रिंट हो रहा है। क्लियर? तो इस तरीके से आप क्या कर सकते हो, इजीली आप असाइनमेंट ऑपरेटर को यूज कर सकते हो। इसी तरीके से आप कंडीशन ऑपरेटर को भी यूज कर सकते हो। नेक्स्ट चलते हैं लॉजिकल ऑपरेटर्स के पास। लॉजिकल ऑपरेटर का काम क्या है कि जब आपको एक से ज्यादा कंडीशंस के ऊपर आपको रिजल्ट जनरेट करना है, यानी कि 2 कंडीशंस हो गए, 3 कंडीशन हो गए, इस तरीके से हम लिख के देखेंगे। यहाँ पे मैं लिखता हूँ a इज इक्वल्स टू d,
अब और एक कंडीशन लिख देता हूँ, ए इज़ ग्रेटर देन बी। अब यहाँ पे 2 कंडीशंस हो गई, ठीक है? ए, डी इक्वल है और ए ग्रेटर देन बी इक्वल है, ठीक है? तो अब यहाँ पे क्या होता है, जब आपने एंड ले लिया, ठीक है? जब भी आपने एंड, आप इसको एंड को यूज़ कर रहे हो, तो एंड का मतलब क्या होता है कि यहाँ पे सारे के सारे कंडीशंस सही होने चाहिए। ओके, इफ ऑल कंडीशंस आर करेक्ट, देन ओनली इट विल प्रिंट। तो जब आपके सारे कंडीशन सही होंगे, तभी अगर आप अपने एंड में कुछ लिखा होगा, तब वो ट्रू प्रिंट करेगा, अदरवाइज़ वो फॉल्स प्रिंट करेगा, ठीक है? और में क्या होता है कि कोई अगर आपने मल्टीपल कंडीशन लिखी है, लेकिन उस कंडीशंस में कोई एक कंडीशंस भी सही हो गई, ओके, इफ एनी वन कंडीशन इज़ करेक्ट, देन ओनली इट विल प्रिंट, ठीक है? इस तरीके से काम करेगा। नेक्स्ट आता है आपका नॉट। तो नॉट किस तरीके से काम करेगा? नॉट क्या करता है? रिवर्स रिजल्ट प्रिंट करता है। इट विल प्रिंट रिवर्स रिजल्ट ऑफ द एक्चुअल रिजल्ट। तो इसको आप और के साथ भी यूज़ कर सकते हो, एंड के साथ भी यूज़ कर सकते हो। जब भी कोई आपको रिवर्स रिजल्ट चेक करना है, आपको रिवर्स रिजल्ट प्रिंट कराना है, जब आप जाके यूज़ करेंगे नॉट का, ठीक है? वन बाय वन सारी चीज़ों को देखते हैं ताकि हमको समझ में आ जाए। तो यहाँ पे मैंने सिंपली लिखा है, अब यहाँ पे लिख देता हूँ मैं एंड। तो अब यहाँ पे फॉल्स प्रिंट होगा। फॉल्स क्यों प्रिंट हो रहा है? क्योंकि एक सही है, एक गलत है। ए ग्रेटर देन बी नहीं है, राइट? अगर आप यहाँ पे चेक करेंगे हम ए की, बी की, सी की और डी के वैल्यूज़ को, तो आप देखेंगे यहाँ पे बी की वैल्यू 200 है। तो 10 ग्रेटर देन 200 ये तो रॉन्ग हो गया। एक रॉन्ग हो गया, एक सही हो गया। तो एक सही, एक रॉन्ग अगर हो गया, तो ये रॉन्ग ही रहेगा। क्योंकि एंड क्या बोलता है कि सारे के सारे सही होने चाहिए। अगर इसको मैं इस तरीके से लिखूँगा, ठीक है? इसको मैं कॉपी कर लेता हूँ और यहाँ पे लिख देता हूँ ए इज़ ग्रेटर देन सी। तो सी की वैल्यू 4 है, तो अब यहाँ पे ट्रू प्रिंट कराएगा। इज़ इट क्लियर गाइस? येस, नो? कुछ डाउट है तो कमेंट कीजिएगा। नेक्स्ट चीज़ आती है और में क्या होता है कि आपको कोई एक कंडीशन करेक्ट होनी चाहिए। जैसे कि ए इक्वल्स टू ये करेक्ट हो गया, बस खत्म, अब ये प्रिंट कर देगा। एग्जाम्पल के ज़रिए समझते हैं कि अगर आपने लिखा है, कंडीशन लिखी है, जहाँ पे आप पूछ रहे हैं या तो आप मोबाइल नंबर डालिए या तो आप ईमेल एड्रेस डालिए, दोनों में से कोई भी एक डाल दीजिए और वो एक्सेप्ट कर लेगा। एक और ज़रिए एंड का समझते हैं कि आपको ईमेल एड्रेस भी डालना है और आपको पासवर्ड भी डालना है, तभी जाके नेक्स्ट स्टेप पे जाएगा। इसी तरीके से आप जैसे कि एटीएम मशीन हो गई, वहाँ पे आपका कार्ड भी जेन्युइन होना चाहिए और पिन पिन नंबर भी मैच करना चाहिए, तभी आपको एटीएम का एक्सेस मिलेगा। तो इसी तरीके से जब आप चाहते हैं कि आपके सारे कंडीशंस करेक्ट हों, जब आपका रिजल्ट जनरेट हो, तो आप एंड यूज़ करते हैं। और का कब यूज़ होता है? कि चलो इनमें से कोई एक भी सही हो जाए तो हम आगे बढ़ेंगे, तो जब जाके और यूज़ होता है, ठीक है? आप समझते हैं नॉट के बारे में। तो यहाँ पे देखिए हमने ये जो लिखा था 36 में इसका ट्रू आया था। अब इसको अगर हम नॉट के ज़रिए लिखते हैं, इसी कोड को हम क्या करेंगे, नॉट के ज़रिए लिखते हैं, तो ये रिवर्स आएगा, यानी कि फॉल्स आएगा। इसी तरीके से यहाँ पे देखिए 37 में ट्रू आया था और का रिजल्ट, अगर इसको मैं नॉट के ज़रिए से लिखता हूँ, तो ये फॉल्स आएगा। तो नॉट क्या करता है? रिवर्स रिजल्ट प्रिंट करता है एक्चुअल रिजल्ट का। अगर एक्चुअल में ट्रू है तो ये फॉल्स बताएगा, अगर एक्चुअल में फॉल्स है तो ये ट्रू रिजल्ट जनरेट करेगा। क्लियर? नेक्स्ट आता है आपका आइडेंटिटी ऑपरेटर। आइडेंटिटी ऑपरेटर का काम क्या है कि कोई भी आपको चेक करना है, जैसे कि अगर मैं यहाँ पे लिखूँ ए इज़ 10, तो ये करेक्ट हो गया, तो ये ट्रू बताएगा। ये तो जस्ट आपको इन्फॉर्मेशन दे रहा है कि आप डबल इक्वल चेक कर रहे हो, तो ये ट्रू बताएगा। अगर मैं इस तरीके से लिखूँ ए इज़ 20, तो ये रॉन्ग बताएगा, यानी कि फॉल्स बताएगा। ठीक है? इसी तरीके से अगर मेंबरशिप में हम चेक करेंगे, तो बहुत सारे डेटा लेते हैं। यहाँ पे एक लेते हैं फैब 4 और यहाँ पे मल्टीपल क्रिकेटर्स के नेम लिख देते हैं, जैसे कि हम यहाँ पे लिखते हैं विराट, स्मिथ और एक नाम ले लेते हैं हम केन विलियमसन और एक का नाम लेते हैं जो रूट। ठीक है? तो अब यहाँ पे मल्टीपल डेटा आ गया। अब मुझे ये चेक करना है कि कोई स्पेसिफिक, यानी कि अगर मुझे ये चेक करना है कि विराट जो है वो इन फैब 4 है या नहीं है, तो ये ट्रू दे रहा है, मतलब कि है। अगर मैं कोई और डेटा देता हूँ कि अगर यहाँ पे लिखता हूँ मैं इस तरीके से, कोई और नाम लिख देता हूँ मैं, जैसा कि जॉस इन फैब 4, तो ये मेरे को फॉल्स प्रिंट करेगा। ठीक है? इसी तरीके से आप नॉट इन का भी यूज़ कर सकते हो। अब यहाँ पे मैं लिखता हूँ कोई भी एक नाम दे देता हूँ, यहाँ पे लिख देता हूँ मैं केन नॉट इन फैब 4, तो ये तो रॉन्ग स्टेटमेंट है, केन तो अवेलेबल है। अगर मैं कुछ रॉन्ग लिख रहा हूँ तो यहाँ पे वो फॉल्स बताएगा। इसी तरीके से अगर मैं यहाँ पे लिखा हूँ कुछ और नाम लिख देता हूँ यहाँ पे, जैसा कि हम लिख देते हैं यहाँ पे जो नाम नहीं है, लेट्स से सचिन नॉट इन फैब, क्योंकि हमने ये नेम यहाँ पे ऐड नहीं किया था, क्योंकि ये लिस्ट में नहीं है नाम, तो यहाँ पे ये करेक्ट है, तो ये ट्रू बताएगा। तो इस तरीके से आप इन और नॉट इन को यूज़ कर सकते हो। बहुत जगह पे क्या होता है कि आपके पास लार्ज डेटा सेट होता है, वहाँ पे आपको कुछ एक्सट्रैक्ट करना है, कुछ फेच करना है, कुछ चेक करना है, तो आपको लूप चलाने की ज़रूरत नहीं है। आप पाइथन में डायरेक्ट यहाँ पे ये जो पावरफुल ऑपरेटर है इन नॉट इन का यूज़ करके आप डायरेक्टली रिजल्ट जनरेट कर सकते हो। क्लियर गाइस? लास्ट आता है हमारा बिटवाइज़ ऑपरेटर, ठीक है? तो ये बिटवाइज़ ऑपरेटर बहुत ही इंपॉर्टेंट है, बहुत सारे इंटरव्यू क्वेश्चन में भी पूछा जाता है। तो चलिए समझते हैं कि किस तरीके से इसको यूज़ करते हैं।
तो यहाँ पे मैं एक टेबल ड्रा करूँगा और इस टेबल के ज़रिए से हम हेल्प करेंगे। यहाँ पे मैं ले लेता हूँ कोई भी एक नंबर 1 और कोई और एक डेटा नंबर 2 और उसका रिज़ल्ट जो आएगा हमारा एंड और और एक्सॉर क्या डिफ़रेंस होगा, ठीक है? क्योंकि बाइनरी में हमारे पास 2 ही नंबर इसको मैं थोड़ा फ़ॉन्ट को इंक्रीज़ कर लेता हूँ ताकि आपको बराबर से दिख जाए अगर इतना ओके है। तो बाइनरी के अंदर 2 ही होता है, या तो 1 होगा या तो 0 होगा। अगर पहला 0 है तो दूसरा 1 है, ठीक है? या तो फिर इस तरह हो सकता है कि 2 भी 1-1 हो या इस तरह भी हो सकता है कि 0 0 ही हो क्योंकि 2 ही नंबर है तो कॉम्बिनेशन प्रोबेबिलिटी 4 ही आएगी, राइट? तो यहाँ पे मैं क्या करता हूँ, एक कलर ले लेता हूँ, सिर्फ़ समझने के लिए, ठीक है? ऐसा कुछ नहीं है इसका कुछ कलर है, सिर्फ़ समझने के लिए मैं यहाँ पे कुछ कलर्स ले रहा हूँ, ठीक है? तो एंड ऑपरेटर क्या है? ये एंड का सिंबल है, ठीक है? ये एंड का सिंबल हो गया, ये आपका और का सिंबल हो गया, जो हम पाइथन में यूज़ करेंगे, ये एक्सॉर का सिंबल। तो एंड में क्या होता है कि 2 के 2 वैल्यूज़ सेम होनी चाहिए, यानी कि 1, 1 तभी ये 1 होगा। अगर 2 1, 1 नहीं है तो सारे के सारे ये 0 में ही काउंट होंगे, ठीक है? इस तरीके से, सिंपल है। और में क्या होता है कि अगर कोई एक है, कोई एक भी पर्टिकुलर वैल्यू 1 आ जाती है तो ये 1 हो जाएगा, 1 0 1 हो जाएगा, 0 1 भी 1 हो जाएगा, 1 1 भी 1 हो जाएगा और क्योंकि ये लास्ट जो है ये 0 0 है, तो ये 0 हो जाएगा, ठीक है? तो ये 0 0 है इसलिए 0 हो गया। एक्सॉर में क्या होता है कि अगर 2 वैल्यूज़ डिफरेंट है तो 1 हो जाएगा, यानी कि 1 0 है तो ये 1 हो गया। ये 0 1 है तभी भी 1 हो गया। अगर 2 सेम आ गए तो 0 हो जाएगा, 1 1 भी 0 हो जाएगा और 0 0 भी 0 हो ये टेबल आपको याद रखना है, बहुत सारे इंटरव्यूज़ में आपको पूछा जाता है, तो कम से कम इंटरव्यू तक तो आपको याद रखना है चीज़ें, ठीक है? अब इसमें कैलकुलेशन करके देखते हैं, ठीक है? तो यहाँ पे एक मैं फ़ाइल बना लेता हूँ मैं, एक टेक्स्ट फाइल बना लेता हूँ, इसका नाम देता हूँ मैं बिटकॉइन कैलकुलेशन, ठीक है? तो सबसे पहले हम एक 2 वैल्यूज़ को ले लेते हैं, a इक्वल्स टू 10 और b इक्वल्स टू 2, ठीक है? 2 वैल्यूज़ हमने ले ली। अब a की जो 10 वैल्यू हमने लिया है, अब इसका बाइनरी वैल्यू क्या होगी? इसकी बाइनरी वैल्यू होगी 1010 और 2 की वैल्यू क्या होगी? 0010। अगर आपको नहीं मालूम है कि बाइनरी वैल्यूज़ किस तरीके से निकालते हैं, मैं आपको बता देता हूँ। फिर ये तो आपको कोई इंटरव्यू में नहीं पूछेगा, लेकिन आपको बेसिक्स इतने तो आनी चाहिए। कौन-सी वैल्यूज़ भी आप कब निकाल सकते हैं, ठीक है? तो समझ लीजिए कि आप ये फर्स्ट जो मैं एग्ज़ाम्पल आपको बता रहा हूँ, ये होगा आपका डेसिमल डेसिमल टू बाइनरी यानी कोई भी एक आपकी डेसिमल वैल्यू है, तो आप किस तरीके से बाइनरी में कन्वर्ट तो थोड़ा फ़ॉन्ट को इंक्रीज़ कर लेते हैं, ठीक है? डेसिमल टू बाइनरी। अब यहाँ पे क्या करेंगे हम कैलकुलेशन करेंगे। हमने 2 वैल्यूज़ ली थी ए की वैल्यू 10 ली थी, बी की वैल्यू 2 ली थी, राइट? तो अब इसको डिवाइड करना है। यहाँ पे मैं इस तरीके से लिख देता हूँ क्योंकि हम 2 से ही डिवाइड करेंगे। तो ने फर्स्ट आता है 2 इंटू 5 ठीक है? इसको मैं लिखता हूँ, डायरेक्ट लिख देता हूँ न्यूमेरिकल से, टाइप कर के 5 ठीक है? तो 5 आया था, 2, 5, 10 तो अब यहाँ पे रिमाइंडर क्या बचा? अब इसका रिमाइंडर वैल्यू क्या बचा? इसका रिमाइंडर वैल्यू बच गया है आपका 0 कुछ भी रिमाइंडर नहीं है, यानी कि 0 हो गया, राइट? फिर से डिवाइड करते हैं, 2 इंटू 2 नेक्स्ट क्या आ जाएगा 2 इंटू 2 जब 2 इंटू 2 हो रहा है यहाँ पे, तो अब यहाँ पे कुछ डिवाइड हो रहा है 2 इंटू 2 4 हो जाएगा, राइट? 2 इंटू 2 4 हो जाएगा। तो 5 माइनस 4 क्या रिमाइंडर आएगा आपका यहाँ पे? यहाँ पे आपका रिमाइंडर आएगा 1 यहाँ पे आपका रिमाइंडर नेक्स्ट आएगा फिर 2 वन्स आर 2 नेक्स्ट आएगा 2 1 ठीक है? और इसका रिमाइंडर क्या होगा 2 1 इंटू 2 मतलब कि ये तो डिवाइड हो गया 2 1 2 0 हो जाएगा। तो यहाँ पे भी लिख देते हैं 0 ठीक है? तो आपको क्या करना है यहाँ से बॉटम से टॉप की तरफ जाना है, ठीक है? उस तरीके से आप लिखेंगे। तो इसका आंसर क्या आ गया? इसका आंसर इस तरीके से आ गया 1 0 1 और 0 तो ये आपका आंसर आ गया। देखिए हमने यही चीज़ लिखी थी हमने, अगर आप देखेंगे कोड में तो 10 का जो बाइनरी नंबर है 1010 है। आप इसको फिर से डेसिमल में भी कन्वर्ट कर सकते हो। यहाँ पे मैं लिख देता हूँ बाइनरी टू डेसिमल। तो आप इसको किस तरीके से आप कन्वर्ट करोगे बाइनरी टू डेसिमल को? आप यहाँ पे लिखोगे 2 डी पावर ऑफ, ठीक है? तो आपको यहाँ पे लिखना है 2 डी पावर ऑफ फर्स्ट वैल्यू होगी 2 डी पावर ऑफ 0 नेक्स्ट वैल्यू होगी आपकी 2 डी पावर ऑफ 1 नेक्स्ट वैल्यू होगी 2 डी पावर ऑफ 2 नेक्स्ट वैल्यू आपकी आ जाएगी 2 डी पावर ऑफ 3 इस तरीके से।
ठीक है? तो अब यहाँ पे आप किस तरीके से रिज़ल्ट लिखोगे? तो जहाँ पे भी आपका 0 है वो कैलकुलेट नहीं होगा। तो ये 0 है तो ये कैलकुलेट नहीं होगा। नेक्स्ट 1 है ये कैलकुलेट होगा। 1 है तो कैलकुलेट होगा। तो टू द पावर ऑफ 1 की वैल्यू क्या होती है? एनी पावर ऑफ 1 बिकम द सेम नंबर, तो ये 2 हो जाएगा। नेक्स्ट 0 है तो 0 ही लिखेंगे, कुछ नहीं होगा। यहाँ पे 1 है तो इसको हम कैलकुलेट करेंगे। तो टू द पावर ऑफ 3 क्या होगा? वो 8 हो जाएगा। अगर आप इसको लिखेंगे कैलकुलेशंस में 10, तो आप देख सकते हो कि ये और ये आपका मैच कर रहा है। ये वैल्यू और आपकी ये वैल्यू, ये मैच करेगी। तो इसी तरीके से आप डेसिमल से बाइनरी को लिख सकते हो, बाइनरी से डेसिमल को भी लिख सकते हो। क्लियर गाइस? अगर आपको कुछ अभी भी कन्फ्यूजन हो रहा है, डाउट हो रहा है तो आप कमेंट ज़रूर कीजिएगा। ठीक है? तो चलिए अभी हम इसी चीज़ को लिखते हैं कि यहाँ के अगर आपको ये इसलिए मैं मैनुअल कैलकुलेशन लिख रहा हूँ, ताकि आपको चीज़ें समझ में आ जाएँ। मैनुअल कैलकुलेशन लिखने का मतलब ये है कि ताकि आपको चीज़ें समझ में आ जाए, ठीक है? नहीं तो डायरेक्ट हम यहाँ पे कोड में भी लिख के आपको मैं बता सकता हूँ, आउटपुट बता सकता हूँ। तो मैनुअल कैलकुलेशन ये ज़रूरी है, ठीक है? यहाँ पे हम लिखते हैं ए एंड बी। तो अब यहाँ पे लिखेंगे हम 1010 और 0010, ठीक है? तो अब हम कैलकुलेशन कर रहे हैं कुछ इस तरीके से। तो 1 और 0, तो एंड में क्या होता है कि दोनों के दोनों सेम होने चाहिए। तो 10 हो जाएगा 0, 00 भी हो जाएगा 0, 11 भी हो जाएगा 1, 00 हो जाएगा 0, तो आंसर आ जाएगा 2 इस तरीके से, ठीक है? नेक्स्ट ए और बी का करते हैं, ठीक है? तो ए और बी में क्या होगा? 1010, 0010। तो और में क्या होता है आपका? 10 बन जाता है 1, 00 बन जाता है 0, 11 बन जाता है 1। ये आप टेबल आप नोट कर लीजिएगा, ठीक है? ये जब आप ये टेबल को नोट कर लेंगे तो आपको बेटर नॉलेज होगी कि मैं कैलकुलेशन को किस तरीके से लिख रहा हूँ, ठीक है? अगर आप इस तरीके से कर सकते हो, आप वीडियो को थोड़ा पॉज़ कर सकते हो। वीडियो को पॉज़ करने के बाद आप क्या करोगे? आप नोट्स बना लो, ठीक है? आप नोट्स बना लो, नोट्स बना के आप क्या करो, फिर आप चेक करो कि जब मैं कैलकुलेशन कर रहा हूँ, तो किस तरीके से कर रहा हूँ, ठीक है? तो 00 फिर से 0 हो जाएगा और आंसर आ जाएगा 10। नेक्स्ट आ जाएगा आपका ए एक्सॉर बी। ए एक्सॉर बी में हम क्या कर रहे हैं? यहाँ पे हम लिखते हैं 10 10 00 10, क्योंकि एक्सॉर में हम क्या करते हैं कि वैल्यूज़ जब डिफरेंट होती है तभी 1 लिखते हैं। 10 बन जाएगा 1, 0 0 11 भी 0 हो जाएगा, 00 भी 0 हो जाएगा। क्योंकि लास्ट का जो वैल्यू एक ही है, तो ये हो जाएगा टू द पावर ऑफ 3, टू द पावर ऑफ 3 मतलब का आंसर आ जाएगा 8। क्लियर हो रहा है? अगर कुछ डाउट है, कन्फ्यूजन है, तो ज़रूर आप क्या कमेंट कीजिएगा। ठीक है? इसी तरह से नॉट होता है, नॉट क्या करता है? कोई भी वैल्यू को आपका माइनस में कन्वर्ट करके उसको इंक्रीमेंट 1 करता है। अगर मैं माइनस नॉट ऑफ ए लिखता हूँ, तो इसका मतलब ये होता है कि माइनस ऑफ ए प्लस 1। तो इसका मतलब ये हो जाएगा कि माइनस ऑफ 10 प्लस, इस तरीके से। इसके अलावा एक और होता है लेफ्ट शिफ्ट और राइट शिफ्ट। लेफ्ट शिफ्ट, राइट शिफ्ट क्या करते हैं कि आप लेफ्ट शिफ्ट क्या करता है, आपने जो भी वैल्यू दी है आपने, एग्ज़ाम्पल के ज़रिए समझते हैं, आपने ए लेफ्ट शिफ्ट ऑफ 1, तो ये क्या करेगा? एक 0 को ऐड कर देगा लास्ट में, ओके? इट विल ऐड 1 0 इन द लास्ट, ठीक है? तो यानी कि आपने 1 लिखा तो 1 0 ऐड होगा, 2 लिखा तो 2 ज़ीरोस ऐड हो जाएँगे इस तरीके से, 1 0 1 0 तो और एक 0 ऐड हो गया। अब इसको आप कैलकुलेट करो, फर्स्ट हो जाएगा टू द पावर ऑफ 0, तो ये 0 हो गया, टू द पावर ऑफ 1 फिर से 0 हो गया, टू द पावर ऑफ 2 4 हो गया, टू द पावर ऑफ 3 0 हो गया, फिर और एक टू द पावर ऑफ 4 16 हो गया, तो आंसर 20 आ जाएगा इस तरीके से। राइट शिफ्ट, अब ये क्या करेगा? इट विल रिमूव वन वन पर्टिकुलर वैल्यू, ओके? वन वैल्यू फ्रॉम लास्ट, ठीक है? तो इसका मतलब ये होगा, अगर आपने ए राइट शिफ्ट ऑफ 1 लिखा तो एक वैल्यू रिमूव हो जाएगी। 1 0 1 0 है, तो 1 0 1 ही हो जाएगा। अब इसका रिज़ल्ट क्या आएगा? फर्स्ट टू द पावर एनी पावर ऑफ 0 बिकम 1, ठीक है? अब फिर 0 है तो 0 ही है। नेक्स्ट आ जाएगा टू द पावर ऑफ 0, टू द पावर ऑफ 1, टू द पावर ऑफ 2, टू द पावर ऑफ 2 मतलब कि 4, तो आंसर आ जाएगा 5। तो इस तरीके से आप कैलकुलेशंस कर सकते हो। अब इसको मैं डायरेक्टली यहाँ पे लिख रहा हूँ आपके पाइथन के एडिटर के अंदर। तो अब यहाँ पे लिखता हूँ मैं, एक फिर से एक मैं स्टोर कर ले रहा हूँ ताकि वैल्यूज़ चेंज ना हो, और यहाँ पे लिख देते हैं ए एंड बी। तो आप देख सकते हो 2 आ रहा है, जैसा कि हमने यहाँ पे किया ऑलरेडी रिज़ल्ट। ये आपको मैच कराने के लिए बता रहा हूँ, ए एंड बी 2, ओके? ए माइनस बी, सॉरी, ए और बी ये आपका 10 आया था। ए एक्सॉर बी आपका 8 आया था आंसर। आप इसको नोट भी कर सकते हो, ये आंसर्स को आप सारे नोट कर लो, फिर आप कोड जब रन कर रहे हो तो आप चेक कर सकते हो, बराबर आ रहा है नहीं आ रहा है। 8 आया था, 8 करेक्ट है। नॉट ऑफ ए माइनस 11 आया था, आप देख सकते हो -11। ए लेफ्ट शिफ्ट ऑफ 1 20 आया था। ए राइट शिफ्ट ऑफ 1 5 आया था, आप देख सकते हो 20 एंड 5। तो आज के वीडियो में इतना ही। नेक्स्ट पर्टिकुलर वीडियो में हम बात करेंगे दूसरे टॉपिक्स के बारे में। अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। अगर आपको फिर भी अगर कुछ डाउट्स आते हैं तो ज़रूर कमेंट के ज़रिए से बताइए। ठीक है? दैट्स इट फॉर टुडे।